इज ऑल अबाउट द इंश्योरेंस, और उसके साथ ये वर्ड लिखा हुआ है क्लेम। इंश्योरेंस होता क्या है, तो बोलता है इंश्योरेंस इज ए इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप लोग लॉ पढ़े होंगे सीपीटी में या फिर आईपीसीसी में, तो उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट में एक वर्ड है बाबू, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है टू कंपनसेट द डैमेज, टू कंपनसेट डैमेज। तो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब हो गया कि अगर किसी को डैमेज हो रहा है तो उसको कंपनसेट करेंगे, डैमेज से ज्यादा उसको पैसा नहीं देंगे, लेकिन डैमेज जितना हुआ है या उससे कम उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग एक स्टोरी बिल्डअप करते हैं। ध्यान से सुनिएगा बाबू, इस स्टोरी में जितने भी पात्र हैं, जितने भी कैरेक्टर होंगे, जितने भी डेटा होंगे, वो आपको अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा। इसलिए आप जहां पर हैं वहां पर किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं है। अगर अगल बगल आपके कोई पर्सन है तो उनको बोलो बाबू 20 मिनट के बाद आप आइएगा, हम लोग डिस्कस में कीजिए। तो 20 मिनट तक का हम जो स्टोरी बनाने जा रहे हैं उस स्टोरी को समझना है। सब सपोज कर लीजिए बाबू, मेरा एक दुकान है, कपड़े का दुकान है जिसका नाम है सीमा साड़ी। ये रियल एग्जांपल है, जरा समझिएगा बाबू। मेरा एक कपड़े का दुकान है जिसका एक नाम है सीमा साड़ी। इसके दो प्लेस है बिजनेस के, एक तो शॉप हो गया और एक गोडाउन। प्लीज, एक शॉप हो गया, एक गोडाउन हो गया। शॉप में बहुत सारा सामान रहता है, गोडाउन में भी बहुत सारा सामान रहता है। गोडाउन थोड़ा इंटीरियर इलाका में है, दूर में है बाबू, ठीक है ना। और ये मेन बाजार में, मेन मार्केट, यहां पर लोग आते जाते रहते हैं, स्टाफ है, मालिक है, मैनेजर है, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ना चोरी का दिक्कत है, न किसी तरह का कोई फायर का दिक्कत है। लेकिन क्योंकि ये गोडाउन है ना, गोडाउन में क्या है, थोड़ा इंटीरियर इलाका में है, वहां आदमी रहता नहीं है। और क्या है कि थोड़ा आग लगना, चोरी होना, इस तरीके का केसेस हमेशा होते रहता है। तो यहां पर जो गोडाउन है ना, यहां पर एवरेज 40 लाख का गुड्स। एवरेज बोलने का मतलब समझना बाबू, कभी 50 लाख भी हो जाता है, कभी 30 लाख भी हो जाता है, कभी 32, कभी 35, कभी 36, कभी 55 भी हो जाता है। लेकिन उसका एवरेज अगर निकालते हैं तो मोटा मोटी 40 लाख रुपए का गुड्स हमेशा गोडाउन में रहता है। क्योंकि ये गुड्स है ना बाबू, सेल होते रहता है, परचेज भी होता है। परचेज होता है तो गुड्स बढ़ जाता है, सेल होता है तो गुड्स घट जाता है, तो घटते बढ़ते रहता है। तो हम लोग अपना स्टॉक लेजर एक मेंटेन करते हैं, उससे पता चलता है हमको कि ऑन एवरेज 40 लाख रुपए का सामान मेरे गोडाउन में रहता है। और हमको डर लग गया क्योंकि इसके अगल बगल जो था ना, आग लग गया था, फायर लग गया। तो हमको भी डर लग रहा था कहीं ये भी फायर ना लग जाए तो मेरे को नुकसान हो जाएगा। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग एक इंश्योरेंस पॉलिसी लें, इंश्योरेंस पॉलिसी लें। अच्छा, कैसा इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे बाबू? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम सुने हैं? सर यहाँ कोई आदमी तो है नहीं, तो लाइफ इंश्योरेंस कैसे लेंगे बाबू? इसका मतलब हम लोग यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस लेंगे। क्या लेंगे बाबू? जनरल इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का दो पार्ट होता है, लाइफ इंश्योरेंस अलग होता है और जनरल इंश्योरेंस अलग होता है। जनरल इंश्योरेंस में भी आप बोल सकते हो बाबू, फायर इंश्योरेंस अलग होता है, मरीन इंश्योरेंस अलग होता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अलग होता है, अदर इंश्योरेंस अलग होता है। तो मैं यहाँ पर केवल और केवल ये चैप्टर जो है बाबू, इंश्योरेंस क्लेम, केवल और केवल किससे रिलेटेड क्लेम के बारे में बात करेगा? तो लॉस बाय फायर।
अगर आग लगने से कोई डैमेज हो रहा है तो उसका कंपनसेशन कितना मिलेगा, वो अमाउंट कैलकुलेशन करना है। तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ compensation amount based on the information given by the organization। ठीक है, तो इनके जो ऑर्गेनाइजेशन हेड थे, मैनेजर थे, वो गए इंश्योरेंस कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी, इसका नाम है बाबू जनरल इंश्योरेंस कंपनी। जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। हम इनके पास गए, बोले कि देखिए सर, हमारा कपड़े का बिजनेस है और जहां मेरा गोडाउन उधर आसपास में बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं सब एरिया है, तो हमेशा कुछ ना कुछ आग इस तरह से लग सकता है, जिसको हमको डर लगता है। तो इंश्योरेंस कंपनी वाला बोला कितना का पॉलिसी लेना। तो हम बोले भैया कितना का क्या पॉलिसी लेना है, मेरा उसमें सामान रहता है, तो भैया मेरा सामान का सुरक्षा का होना चाहिए। तो इंश्योरेंस कंपनी वाला बोला कि कितना का सामान आपके पास रहता है। तो हम बोले कभी 50 लाख का भी रहता, कभी 55 लाख का भी रहता, कभी 30 लाख का भी रहता, कभी 35 लाख का भी रहता है। तो आप बताओ कि मेरे को पॉलिसी कितने का लेना पड़ेगा। तो बोला सर हम नहीं बताएंगे, वो आपको डिसाइड करना है। आप देख लीजिए कि आपका 365 दिन में ऑन एन एवरेज कितना रहता है। सर ऑन एन एवरेज तो हमने निकाला 40 लाख रहता है। तो बोला 40 लाख का ले लीजिए। लेकिन सर किसी दिन 50 लाख का रहता है, तो बोला 50 लाख का ले लीजिए। तो इंश्योरेंस कंपनी वाला मेरे को सही इंफॉर्मेशन नहीं देता। बोला सर अगर आप 40 लाख का लोगे तो आपको कम प्रीमियम देना पड़ेगा, अगर आप 50 लाख का लोगे तो आपको ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, अगर आप 55 लाख का लोगे तो आपको और ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, आप 32 लाख का लोगे तो आपको कम प्रीमियम। तो आप ये डिसाइड करो कि आपको कितना का पॉलिसी लेना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमने डिसाइड कर लिया कि नहीं मेरे को 40 लाख का ही पॉलिसी लेना। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं बाबू सम इंश्योर्ड, और इसी का दूसरा नाम है बाबू पॉलिसी वैल्यू। सुनते जाइएगा, कहानी में कौन कौन सा नया नया नाम आएगा। क्वेश्चन में आपको सम इंश्योर्ड भी दे सकता है, क्वेश्चन में आपको पॉलिसी वैल्यू भी दे सकता है। अब ये सम इंश्योर्ड क्या है, पॉलिसी वैल्यू क्या है, समझ में आ रहा है। हमने जितना का पॉलिसी लिया, तो सर 40 लाख का पॉलिसी लिया सर, तो आपको तो कुछ देना पड़ेगा। बोला हाँ हमको प्रीमियम देना पड़ेगा, यानी जनरल इंश्योरेंस कंपनी मेरे से प्रीमियम चार्ज करेगा। सर कितना चार्ज कर रहा है, बोला 45,000 पीए। तो बोला ठीक है सर 45,000 पीए। तो सीमा साड़ी ने क्या किया, एक 45,000 का चेक बना इन फेवर ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी और उसको दे दिया। जनरल इंश्योरेंस कंपनी चेक रिसीव करने के बाद एक सप्ताह के बाद उसको पॉलिसी डॉक्यूमेंट दे दिया। उसमें पूरा डिटेल लिखा हो रहता है, बॉन्ड वगैरह बना हो रहता है कि अगर आएगी ऐसा होगा तो आपको हम इस तरह का कंपनसेशन करेंगे। तो उसको पॉलिसी डॉक्यूमेंट सीमा साड़ी को मिल गया। अब सीमा साड़ी अपना पीएल अकाउंट बनाएगा। सीमा साड़ी जब पीएल अकाउंट बनाएगा तो यहाँ लिखेगा सैलरी, यहाँ लिखेगा रेंट, और यहीं पे लिखेगा इंश्योरेंस प्रीमियम। क्यों? क्योंकि सीमा साड़ी के लिए ये 45,000 एक तरह का एक्सपेंस है। ठीक है बाबू, तो वो अपने पीएल में लिख देगा। अच्छा याद रखिएगा बाबू, जनरल इंश्योरेंस जो होता है वो रिस्क कवर करता है, लेकिन केवल 12 महीने का रिस्क कवर करता है। सपोज कीजिए कि हमने आज का दिन लिया बाबू, मान लेते हैं आज मेरा है 23 जुलाई 2020। तो 23 जुलाई 2020 से लेकर के 22 जुलाई 2021 तक ये पॉलिसी वैलिड रहेगा बाबू। इस बीच में अगर कोई कैजुअलिटी होता है, कैजुअलिटी बोलने का मतलब किसी तरह का आग लग जाता है, तो हम जनरल इंश्योरेंस कंपनी वाले के पास जाकर के क्लेम कर सकते। लेकिन मान लेते हैं कि बाबू यहां पर पॉलिसी खत्म हो गया। अब जब यहां पर पॉलिसी खत्म हो गया तो हमने सोचा क्या
अरे यार 1 साल तो गुजर गया, आग उग लगा नहीं, मेरा पूरा का पूरा 45,000 ये लॉस हो गया। तो हम चाहते हैं कि अगला साल हम पॉलिसी ना लें। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि अगला साल आप पॉलिसी को रिन्यूअल करवाते हो तो रिन्यूअल करवाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर रिन्यूअल नहीं करवाते और मान लीजिए कि 15 अगस्त 2021 को किसी तरीके के गोडाउन में आग लग गया, तो आप कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते। आप कंपनी को जाकर के केस नहीं करोगे भैया, बोलोगे कि मेरे को क्लेम क्लेम नहीं देंगे, क्योंकि आपका इंश्योरेंस लैप्स कर गया था। आपका इंश्योरेंस की वैलिडिटी इतनी ही थी, इसके बाद आपका कैजुअलिटी हुआ। अगर आप फिर से हमको 45,000 दे देते तो हम ये आपका रिस्क कवर कर पाते। क्योंकि आपने डिसाइड किया है कि आपको रिन्यूअल नहीं करवाना है, तो जब रिन्यूअल नहीं करवाना है तो उसके बाद अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो उसका जिम्मेदारी मेरा नहीं। तो डिसाइड किया गया भैया कि सीमा साड़ी बोला भैया कुछ भी हो जाए, मन की शांति के लिए, तसल्ली के लिए हम हर साल ये 45,000 का जुआ खेलेंगे, चाहे उससे हमको कोई बेनिफिट हो। तो हमने रिन्यूअल करवाते ही, ये समझ में आ रहा, जैसे ही हम इसके साथ पॉलिसी ले लिए बाबू, तो सीमा साड़ी का और जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक इंडेमनिटी क्लाउज कॉन्ट्रैक्ट डेवलप हो। अब इस दोनों के बीच में इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट आ गया। ये बोलता है कि हम तुमको हम तुमको डैमेज का कंपनसेशन देंगे, और ये बोला भैया हम तुमको हर साल 45,000 का प्रीमियम देंगे। यहां तक तो हो गया भैया। अब क्वेश्चन में ये नहीं करना, क्वेश्चन में ये करना है कि आग लग जाएगा तो कितना कंपनसेशन दिया जाएगा। तो आप याद रखिएगा, मेरा पॉलिसी वैल्यू कितना का था? मेरा पॉलिसी वैल्यू था 40 लाख का, ठीक है। सपोज कर रहे थे आप, सपोज पॉलिसी टेकन डेट 1/4/2020 और 31/3/2021, ये पॉलिसी का डेट। हमको क्वेश्चन में दे दिया बाबू डेट ऑफ फायर 15 सितंबर 2020, यानी अब कैलकुलेशन में आ रहे, जरा ध्यान से सुनना बाबू। डेट ऑफ फायर, किस दिन आग लगा है? 15 सितंबर 2020। अच्छा, 15 सितंबर 2020 आपको नहीं लगता कि 2020 और 21 साल में आएगा? और 2020 और 21 साल का तो हमने पॉलिसी ऑलरेडी ले चुका है। पॉलिसी का वैल्यू कितना था बाबू? 40 लाख। इसको बोलते हैं सम इंश्योर्ड या फिर पॉलिसी वैल्यू। आप जरा सुनिएगा बाबू, जरा ध्यान। यानी 1/4/2020 से 15 सितंबर 2020, इसमें बिजनेस चला। अब इस डेट को आग लग गया, फायर, और मेरा गोडाउन जो था उसमें आग लग गया। आग लग गया। अब आग लगने के बाद दो कहानी हो सकता है। आपका लेजर बच गया, स्टॉक लेजर बच गया, सामान जल गया, स्टॉक लेजर बच गया। और दूसरा हो सकता है बाबू कि सामान भी जल गया और लेजर भी जल गया। अगर लेजर बच गया तो हमको पता होगा ना कि इस दिन कितना इसमें स्टॉक था, तो हमको निकालना आसान हो जाएगा। लेकिन बाबू अगर लेजर भी जल जाता है तो कैसे निकालेंगे कि इस दिन मेरे गोडाउन में कितना सामान था?
हम तो 40 लाख ऑन एन एवरेज लिए थे ना बाबू। हो सकता है इस दिन 42 लाख का, हो सकता है इस दिन 35 लाख का, 36 लाख का। तो ये कैसे निकलेगा बाबू? अगर लेजर है तो लेजर से पता लग जाएगा, और अगर लेजर नहीं है तो थोड़ा सुनना बाबू ध्यान से, अगर लेजर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा ये देखिए। आपको करना पड़ेगा पिछले साल का डेटा का एनालिसिस, लास्ट ईयर डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। अच्छा बाबू लास्ट ईयर का ध्यान से देना। अच्छा हम लोग को स्टॉक कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। स्टॉक निकालते हैं ओपनिंग स्टॉक बाय सेल, परचेज, जीपी बाय क्लोजिंग स्टॉक। नॉर्मली हम लोग क्या निकालते हैं, ओपनिंग दिया हुआ रहता है, सेल दिया हुआ रहता है, परचेज दिया हुआ रहता है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ रहता है, तो हम लोग जीपी निकाल देते हैं। यस या नो? अब के आपके क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक रहेगा, परचेज रहेगा, सेल भी रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है और जीपी भी नहीं। सुनना बड़ा ध्यान से आपको। हम लोग को पहले 4 डेटा देता था तो जीपी आराम से निकाल लेते थे। अब आपके क्वेश्चन में क्या रहेगा कि क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं देगा और जीपी भी नहीं दे रहा, तो क्या करेंगे, तब हम लोग पता करेंगे जीपी कि पिछले 3-4 साल का जीपी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या हम कितना % जीपी कमाते, तो क्वेश्चन में हिंट्स दे देगा बाबू। और अगर क्वेश्चन में हिंट्स नहीं देगा तो क्वेश्चन में पिछले साल का डेटा देगा, तो पिछले साल का डेटा से हम लोग एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और उससे जीपी रेट निकालेंगे। जीपी रेट, जीपी परसेंटेज इसको बोलते हैं। मान लेते हैं कितना, 20%। अच्छा बाबू ये बताओ ओपनिंग स्टॉक कहां से मिलेगा? बोला सर ओपनिंग स्टॉक पिछला साल के बैलेंस शीट का क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो पिछला साल का बैलेंस शीट मेरे पास अवेलेबल है, कितना दे रहा हूं उसमें, 1,50,000। परचेज कहां से मिलेगा? तो सर 1/4/2020 से 15 सितंबर 2020 में जो खरीद हुआ था उसका परचेज ट्रैक रिकॉर्ड है, जिससे जिससे खरीदे थे उसका बिल मेरे पास है। तो हम लोग पता कर लिए 6 लाख का सामान खरीदा और 1/4/2020 से 15 सितंबर को कितना बेचे थे उसका भी मेरे पास डिटेल है, क्योंकि ये सारा डिटेल तो दुकान में रहता, गोडाउन में नहीं रहता। तो इसका डिटेल मेरे पास है सर। हमने 9 लाख का सेल किया, ठीक है। तो ये मिल गया ओपनिंग स्टॉक, ये मिल गया परचेज, ये मिल गया तुम्हारा सेल, और जीपी तुमने अभी पता किया क्या था, 20% पिछले साल का। तो 20% इसका निकालेंगे, 9 लाख का 20%, 1,80,000। अब सबको जोड़ दें, सबको जोड़ते हैं तो 6, 7, 8, 9,30,000। इधर भी कितना, 9,30,000। अब बचा हुआ वैल्यू कितना है, 30,000। ये मेरा निकल गया क्लोजिंग स्टॉक। जैसे ही ये निकल गया इसका ये मतलब हो गया कि जिस दिन मेरे गोडाउन में आग लगा था, जिस दिन मेरे गोडाउन में आग लगा था उस दिन मेरे पास कितना का सामान, 30,000 रुपया। तो आपको कंपनसेशन कितना का मिलेगा, 40 लाख का मिलेगा या 30,000 का मिलेगा? तो आंसर इज सर जितना मेरे को लॉस लगा
इट इज कॉल्ड इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल अबाउट द कंपनसेशन ऑफ लॉस। तो लॉस आपका जब 30,000 लगा है तो आपको 40 लाख रुपया नहीं मिलेगी, आपको 30,000 रुपया ही मिलेगी। ये बात आपको समझ में आ रहा है कैसे हम इसको यहां तक पहुंचेंगे। ये एवरेज क्लाउज क्या है, सुनिएगा बाबू जरा ध्यान से। सपोज कीजिए यहां पर कि मेरा पॉलिसी कितने का था, 40 लाख का था, लॉस कितना लगा, 30,000 रुपया का। तो हमको तो 30,000 का क्लेम मिल जाएगा बाबू। मान लीजिए कि मेरा लॉस हो गया 45 लाख रुपया। कितना का लॉस हो गया, 45 लाख रुपया का। तुम्हारा पॉलिसी कितने का था, 40 लाख रुपया का। तो क्या तुमको 45 लाख का लॉस मिलेगा आद्या? यस सर, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ना, क्योंकि सर आपने तो उतना का पॉलिसी नहीं खरीदा। पहले पॉलिसी खरीदिए तब बात कीजिए। तो जब हमने 40 लाख का पॉलिसी खरीदा है तो हमको मैक्सिमम क्लेम कितना मिलेगा, 40 लाख। लेकिन मेरा लॉस कितना हो रहा है, 45 लाख। 45 लाख रुपए। तब बोलता है आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एवरेज क्लाउज यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा बाबू, यानी क्वेश्चन में आपको जब क्वेश्चन देगा बाबू तो उसमें लिख देगा कि कैलकुलेट लॉस ऑफ स्टॉक विथ एवरेज क्लाउज और विदाउट एवरेज क्लाउज। आपको ये क्वेश्चन में लिख देगा बाबू। जब तक ये नहीं लिखेगा तब तक आपको एवरेज क्लाउज नहीं लगाना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब तक क्वेश्चन में लिखेगा नहीं तब तक वी आर नॉट सपोज टू यूज एवरेज क्लाउज। If it is clearly mentioned in the question, then I will use the average clause. Otherwise, we will simply give a note. There is no average clause mentioned in the question. So loss can be this. इससे ज्यादा हम लोग को कुछ नहीं करना। अब कैसे ये अप्लाई होगा हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक या फिर लॉस बाय फायर, ये हेडिंग। इसमें लिखेंगे सबसे पहले स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। आपको पता है स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा या आपको निकालना पड़ेगा बाबू? तो आपको निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। कब से कब का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा? तो ईयर के बिगिनिंग से डेट ऑफ फायर तक। ईयर के बिगिनिंग से डेट ऑफ फायर तक उसमें क्या क्या दिखाना होता है? ओपनिंग स्टॉक दिखाएंगे, परचेज दिखाएंगे, जीपी का परसेंटेज से जीपी दिखाएंगे, सेल दिखाएंगे और बाय क्लोजिंग स्टॉक आएगा मेरा बैलेंसिंग फिगर। क्लोजिंग स्टॉक मेरा कैसे आएगा? बैलेंसिंग फिगर। इसको हम लोग बोलते हैं बाबू मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बोलेंगे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बोलने का ये मतलब हो गया है कि दिस ट्रेडिंग अकाउंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये फिगर को कैलकुलेट करने के लिए निकाला गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब जरा समझिए, इसीलिए हम लोग क्या लिखे हैं, कैसे निकालेंगे? हेडिंग ये कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक के लॉस बाय फायर। तो स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, इसमें लेस करेंगे सैल्वेज वैल्यू।
इफ एनी सैल्वेज वैल्यू मतलब आप स्क्रैप वैल्यू, कुछ जो बचा हुआ रह गया, मान ली सारा का सारा सामान आग लग गया, लेकिन जब कोई किसी को पता चला, जब वो बुझा रहा था तो कुछ सामान बच गया, और कुछ सामान जो आग लग गया उसका स्क्रैप वगैरह किलो के दाम में बिकेगा वो, तो उसको हम लोग इसमें लेस कर देंगे। लेस करने के बाद जो आएगा इसको बोलेंगे लॉस ऑफ स्टॉक। क्या बोलेंगे बाबू? लॉस ऑफ स्टॉक। सपोज कर लेते हैं मेरा यहां पर लॉस लगा था 24 लाख और स्क्रैप हुआ था 6 लाख, तो टोटल मेरा लॉस कितना कहोगे? 18 लाख का। अगर इफ पॉलिसी अमाउंट 40 लाख का है, तब तो ये पूरा का पूरा 18 लाख हमको लॉस कंपनसेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर ये 15 लाख का है, अगर ये 15 लाख का है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? एवरेज क्लाउज अप्लाई करना। ध्यान से रखिएगा बाबू, एवरेज क्लाउज कब अप्लाई होगा? तो एवरेज क्लाउज तब अप्लाई होगा जब मेरा पॉलिसी का अमाउंट स्टॉक लॉस के अमाउंट से, इसको नहीं देखना है, इसको देखना, ये ध्यान रखना बाबू। जो कंपेयर करेंगे वो 18 लाख से कंपेयर नहीं करेंगे, वो किससे कंपेयर करेंगे? 24 लाख से, यानी स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर से कंपेयर करेंगे। तो मेरा लॉस लगा 24 लाख का, पॉलिसी है 15 लाख, मेरा लॉस अमाउंट ज्यादा है, पॉलिसी अमाउंट कम है, तो एवरेज क्लाउज अप्लाई होगा। अब एवरेज क्लाउज अप्लाई करेंगे तो इसका फॉर्मूला, हमको तो क्लेम निकालना है। नॉर्मल केस में क्लेम आ गया था 18 लाख, क्योंकि पॉलिसी अमाउंट कितना था? 40 लाख का था, तो आराम से कंपनसेशन हो रहा था। लेकिन अगर पॉलिसी अमाउंट 15 लाख है तो इंश्योरेंस क्लेम कैसे निकलेगा? तो देखिए बाबू, फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। क्लेम बराबर, कौन सा क्लेम? ये आपको हर एक क्वेश्चन में करना पड़ेगा ये फॉर्मूला। क्लेम बराबर लॉस ऑफ स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, नहीं, सिर्फ लॉस ऑफ स्टॉक ये वाला, इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टॉक लॉस ऑन द डेट ऑफ फायर। तो इसका अगर कैलकुलेशन करें तो स्टॉक ऑफ लॉस 18 लाख, पॉलिसी 15 लाख, और ये 24 लाख। जरा कैलकुलेट करके जल्दी बता बाबू, मेरा कैलकुलेटर थोड़ा इधर उधर हो गया है, जल्दी कीजिए। तो 5 0 5 0, 3 से काटेंगे 8 तिया 24, 5 तिया 15, फिर 2 से काटेंगे 4 और ये हो जाएगा 9। 11,25,000। 11,25,000। तो देखिए बाबू, आपको कितना का क्लेम मिलेगा? आपको क्लेम मिलेगा 11,25,000 का, जबकि आपका लॉस कितना हुआ था? 18 लाख का हुआ था। आपको 18 लाख नहीं दिया जा रहा है, आपको कितना दिया जा रहा है? बोला 11,25,000। अब बोलेगा सर, जब मेरा पॉलिसी 15 लाख का था तो हमको कम से कम 15 लाख तो मिलना ही चाहिए ना सर। बोला नहीं, यहाँ पर अप्लाई हो गया। क्या अप्लाई हो गया? एवरेज क्लाउड। अगर एवरेज क्लाउड अप्लाई नहीं होता तो 15 लाख मिलता, लेकिन एवरेज क्लाउड अप्लाई हो जाने के बाद तुमको 11,25,000। कैसे निकला? फिर से देखिए। सबसे पहले हम लोग एक मेमोरेंडम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उससे निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर।
उसको लिखेंगे सबसे पहले स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, उसमें लेस करेंगे सैल्वेज वैल्यू इफ एनी, अगर क्वेश्चन में है तो लेस करेंगे, नहीं है तो उसके आने का इंतजार नहीं करना, डैश करके आगे बढ़ जाना। अभी दोनों को कंपेयर करके आ गया लॉस ऑफ स्टॉक। अब अपने क्वेश्चन में ये देखना है क्या एवरेज क्लाउज अप्लाई होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि कैलकुलेट लॉस ऑफ स्टॉक बाय यूजिंग एवरेज क्लाउज, तब हम एवरेज क्लाउज अप्लाई करेंगे, अदरवाइज इवन दो की पॉलिसी अमाउंट कम है हम अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बोला ही नहीं। अब कैसे अप्लाई करेंगे तो याद रखेंगे, अगर मेरा पॉलिसी अमाउंट, ध्यान से सब लिखवा देंगे बाबू, अगर मेरा पॉलिसी अमाउंट मेरे स्टॉक लॉस एज ऑन डेट ऑफ फायर से कम है, से क्या बाबू कम है, तो एवरेज क्लाउज अप्लाई होगा। उस केस में क्लेम का फॉर्मूला हो जाएगा लॉस ऑफ स्टॉक मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। एक बार फिर से बाबू, इंश्योरेंस क्लेम, फाइनल इंश्योरेंस क्लेम का फॉर्मूला क्या होगा, तो लॉस ऑफ स्टॉक मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी वैल्यू। कभी कभी हो सकता है आपके क्वेश्चन में पॉलिसी वैल्यू दे ही नहीं, उसके जगह पर दे दे सम इंश्योर्ड। याद रखिएगा बाबू, क्वेश्चन है सीए का, कुछ भी घुमा के दे सकता है, तो आपको याद रखना सम इंश्योर्ड, सम इंश्योर्ड इज आल्सो अबाउट द पॉलिसी वैल्यू। तो पॉलिसी वैल्यू या सम इंश्योर्ड डिवाइडेड बाय स्टॉक लॉस ऑन द डेट ऑफ फायर, जो भी कैलकुलेशन करके आएगा, दिस विल योर इंश्योरेंस क्लेम। इस चैप्टर में लास्ट स्टेज यही है बाबू, आपको कितना भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सारा इंफॉर्मेशन को सम अप करते हुए अपना कॉमन सेंस, प्रैक्टिस सेंस जितने भी समझे हैं उसको यूज करते हुए लास्ट में आपको यहां तक पहुंचना। देयर इज नो स्पेसिफिक मेथड, इसका कोई मेथड नहीं है, फॉर्मेट नहीं है बाबू, ये एक वर्किंग नोट स्टाइल में बनेगा। आपको ये निकालना है, फिर ये निकालना है, फिर ये निकालना है, और जाकर के आपको लास्ट में इंश्योरेंस क्लेम को फाइंड आउट करना कि सेल जो है 90,000 और 9,000 का एक और सेल है, टोटल सेल आ गया 99,000। तो 90,000 नॉर्मल सेल है और 9,000 एक खराब सामान था, उसको सस्ता दाम में बेच दिए। 20,000 का सामान था, 9,000 में बेच दिए। इसका मतलब ये सेल जो है नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, और ये सेल जो है वो नॉर्मल है। तो हम तो 20% निकालेंगे बाबू, वो 99 पे नहीं निकलेगा, वो 90 पे निकलेगा। अब जोड़ घटाव करके यहां मेरा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग। देखिए बाबू, अब इसमें क्या ज्ञान है सुनिएगा जरा ध्यान से, इसके नीचे लिखिएगा की पॉइंट, इसके नीचे लिखेंगे की पॉइंट, और थोड़ा की पॉइंट को जरा की पॉइंट जैसा समझिएगा बाबू। अब आपको क्या करेगा, ये सब डेटा देगा ही देगा, साथ में आपको जीवन मरण के साथ, एक बार जब आप कॉमर्स में आ गए हैं तो एडजस्टमेंट का साथ आपका छूटेगा नहीं। अब एडजस्टमेंट सुनिए क्या बोल रहा है, आप हमको जवाब दीजिएगा, ये कहां से आया होगा, 1,08,000 रुपया कहां से आया होगा, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट के, सॉरी बैलेंस शीट। सुनिए क्या बोल रहा है, लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक वेयर अंडर वैल्यूड बाय 10%। सुनिए अब क्या गलती कर दिया, बोल रहा है क्या जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था ना वो सही से वैल्यूएशन नहीं हुआ,
वो 10% कम वैल्यू हो गया। 10% कम वैल्यू होने का मतलब वो 90% है। कितना परसेंट है? 90%। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा बताइए? तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसको 90% से डिवाइड दे दीजिए। जैसे ही 90% से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1,20,000। क्या आएगा? 20,000। अब जैसे ही देखो बाबू, जैसे ही 1,20,000 ये आएगा, इसका मतलब अभी जो हम लोग मेमोरेंडम बनाए हैं वो गलत हो गया। और जब मेमोरेंडम गलत हो गया तो क्लोजिंग स्टॉक भी गलत हो गया। तो जब हम लोग 1,20,000 से इसको बनाएंगे तो ये चेंज होगा ना? चेंज होगा ना बाबू ये? यस सर। अब सुनिए, कोई जरूरी है कि एडजस्टमेंट सिर्फ इसमें ही रहे? एडजस्टमेंट इसमें भी रह सकता है, एडजस्टमेंट इसमें भी रह सकता है। तो आपको तैयार होना पड़ेगा एडजस्टमेंट को समझने के लिए। तो पहला एडजस्टमेंट ये है बाबू। अच्छा बाबू, ये बोलता है लास्ट ईयर का अंडर वैल्यूड है। हो भी सकता है बाबू लास्ट ईयर का ओवर वैल्यूड है। बात समझ में आ रहा है बाबू? तो अंडर वैल्यूड हो या ओवर वैल्यूड हो, आपको इसके साथ कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। चाहे ये कम हो सकता है, चाहे ये ज्यादा हो सकता है। उसी तरीके से अभी मेरा दूसरा क्वेश्चन है, आप हमको बताना ये परचेज कितने का दिख रहा है? 4,25,000 का दिख रहा है ना बाबू? यस सर। इसमें क्वेश्चन में बोला क्या जी? परचेज इंक्लूड्स 25,000 फर्नीचर। क्या दिखा दिया इसमें बाबू? बोला परचेज जो है वो 4,25,000 में 25,000 का फर्नीचर भी शामिल है। तो क्या करना पड़ेगा बताओ निशा, बताइए। सर उसको हटा देंगे। हाँ बाबू, ये सर हटा देंगे, वो ट्रेडिंग में नहीं आएगा, बैलेंस शीट में ये बैलेंस शीट में आएगा। हम लोग ट्रेडिंग में लिख चुके हैं। इसका मतलब परचेज यहाँ 4,25,000 नहीं दिखेगा। कितना दिखेगा? 4 लाख दिखेगा। जब 4 लाख दिखेगा, जब ये कम बेसी होगा बाबू, तो तुम्हारा स्टॉक भी तो कम बेसी होगा। यस या नो? यस। यस थोड़ा एडजस्टमेंट समझिएगा। चलिए तीसरा हम लोग पूछते हैं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ जानते हैं क्या कि 30,000 रुपया का परचेज किए थे गुड्स का, लेकिन किसी कारणवश वो परचेज में शामिल नहीं हो पाया, ओमिटेड हो गया, छूट गए। तब क्या करेंगे बाबू उसको बताइए तो आप? 30,000, हाँ 30,000 का परचेज में जोड़ देंगे, ये घटा देंगे, ऐड कर देंगे, हाँ जोड़ देंगे। तो उसको फिर से जोड़ना पड़ेगा। तो अब 4 लाख भी नहीं रहेगा। कितना दिखेगा? 4,30,000। तो जैसे ही 4,30,000 इधर बढ़ेगा, इधर चेंज होगा, तो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक भी चेंज होगा या नहीं होगा? बोलो बाबू। होगा ना? चल अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में लिख देगा बाबू। अगला मेरा एडजस्टमेंट है कि 40,000 रुपया का सेल किए, 40,000 का, लेकिन वो बंदा जो है ना ले ही नहीं गया, मेरे पास ही पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? तो सर सेल वैल्यू से उसको माइनस करना। हाँ, सेल वैल्यू से माइनस करेंगे। जैसे ही सेल वैल्यू मेरा माइनस हो जाएगा तो फिर इस पर चेंज होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो दीज आर द एडजस्टमेंट। यानी आपको सीधा सीधे का ये मतलब है कि सिंपल मेमोरेंडम भी आपको नहीं बनाने देगा इंस्टीट्यूट। मेमोरेंडम में भी 10 तरह का एडजस्टमेंट घुसा देगा बाबू। और अगर आप कैपेबल हैं तो पहले इस मेमोरेंडम को बनाइए अच्छे तरीके से, तब ये निकलेगा। और जब ये निकल जाएगा तो हम बताए थे बाबू लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकलता है। लॉस ऑफ स्टॉक निकालने के लिए ये वाला वैल्यू में हम लोग सैल्वेज वैल्यू को माइनस कर देते, ठीक है। और फिर अभी तो एवरेज क्लाउज भी आना बाकी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसमें 2 लाख माइनस कर दिए,
32 है ना, 25 लाख तो पॉलिसी अमाउंट है, तो ये कितना आ गया 30 लाख। लॉस ऑफ स्टॉक, ये सैल्वेज वैल्यू है, ये लॉस है स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। तो क्लेम इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 25 लाख डिवाइडेड बाय 32 लाख। बताओ कितना रहा 23,43,750 750 750 सर। 750 750 सर। यस सर। इतना का क्लेम हुआ बाबू। अब क्वेश्चन में अगर पॉलिसी अमाउंट दे दिया और एवरेज क्लाउज नहीं दे रहा, लेकिन तुमको लग रहा है एवरेज क्लाउज अप्लाई होगा तो करना पड़ेगा। ये नहीं देगा ना तो तुमको एवरेज क्लाउज नहीं करना, ये दे दिया है और तुमको लग रहा है कि एवरेज क्लाउज अप्लाई होगा तो अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है दोस्त? आज का जो कहानी था, पहला सेशन पूरा हम आपको कैलकुलेशन दिखाए हैं, दूसरा सेशन में भी बहुत सारा एडजस्टमेंट और कैलकुलेशन दिखाए हैं, कुछ डिक्टेशन भी करवाए हैं।